नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस क्लास में हम 14 अगस्त 2024 का राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो 14 अगस्त 2024 में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, ये आपके आने वाली परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना है कि अभी वर्तमान में 3 स्थानों को क्या है रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो भारत के 3 स्थान ऐसे हैं जिनको कि वर्तमान में 14 अगस्त 2024 को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो वो 3 स्थान कौन कौन से हैं? पहला है नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। दूसरा है काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, वो भी कहाँ है? तमिलनाडु में। और तीसरा है तवा जलाशय, वो कहाँ है? एमपी में। तो इन तीनों स्थानों को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो भारत के कौन कौन से 3 जो स्थल है जिनको कि रामसर कन्वेंशन सूची में शामिल किया गया है वो है, पहले है नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, और तीसरा है तवा जलाशय जो कि कहाँ है? एमपी में। इन तीनों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि अब जो रामसर स्थलों की संख्या है वो कितनी हो गई है बढ़कर, वो हो गई है 85। तो वर्तमान में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 85। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए पैरा ओलंपिक समिति आधिकारिक एक्सेसिबिलिटी पार्टनर किसे चुना है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में क्या है, पैरा ओलंपिक जो समिति है उसने अपना आधिकारिक एक्सेसिबिलिटी पार्टनर चुना है। वो चुना है स्वयं संस्था को। किसको? स्वयं नाम की एक संस्था है, उसे चुना है। तो स्वयं संस्था क्या करेगी? पेरिस ओलंपिक में जो पेरिस का जो पैरा ओलंपिक है उसमें क्या है, पैरा खिलाड़ियों के परिवहन को सुगम्य और समावेशी बनाएगी। तो वो पैरा खिलाड़ी है उनका जो परिवहन आसानी से हो सके, इस बात की जो जिम्मेदारी वो किसकी है? वो हो गई स्वयं संस्था की। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए जो एक्सेसिबिलिटी पार्टनर चुना गया है वो है स्वयं संस्था, जो कि क्या करेगी? पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों की जो परिवहन है उसकी व्यवस्था को सुगम्य और समावेशी बनाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है, डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम क्या है, एलआरजीबी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम एलआरजीबी का परीक्षण किया है। उस बम का नाम क्या दिया है? उस बम का नाम दिया है गौरव। तो डीआरडीओ है, उन्होंने ओडिशा के तट पर क्या है, एलआरजीबी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का परीक्षण किया है और उस बम का नाम दिया है, क्या दिया है? गौरव। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास जिसका नाम क्या है, तरंग शक्ति। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास जिसका नाम क्या है, तरंग शक्ति। उस तरंग शक्ति वायु अभ्यास का जो पहला चरण हुआ है वो पहला चरण कब से कब तक हुआ है? वह 6 से 14 अगस्त 2024 को हुआ है। तो बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास जो कि है तरंग शक्ति, उसका पहला चरण हुआ है, वो हुआ है 6 से 14 अगस्त 2024 को। और ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है तमिलनाडु के सुलूर नामक स्थान पर हुआ है। तो बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास जो कि है तरंग शक्ति, उसका जो पहला चरण हुआ है वो है 6 से 14 अगस्त 2024 को हुआ है, तमिलनाडु के सुलूर नामक स्थान पर हुआ है। और इसमें किन किन देशों ने भाग लिया है? वो है भारत, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, इन देशों की वायु सेनाओं ने भाग लिया है। तो बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास जो है तरंग शक्ति वो हुआ है 6 से 14 अगस्त 2024 को, तमिलनाडु के सुलूर में हुआ है और इसमें भारत, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस की वायु सेना ने भाग लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो तरंग शक्ति जो वायु अभ्यास है उसका जो दूसरा चरण है वो दूसरा चरण होगा 29 अगस्त से 14 सितंबर 2024 के बीच में होगा। और वो कहाँ होगा? जोधपुर में। तो पहला चरण तो हुआ था वो है तमिलनाडु के सुलूर में और दूसरा चरण है वो होगा जोधपुर में। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, बांग्लादेश, सिंगापुर, यूएई ये सब भाग लेंगे। तो पहले चरण में इन देशों ने भाग लिया था और दूसरे चरण में ये देश भाग लेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो तरंग शक्ति जो वायु अभ्यास है उसमें भारत के सबसे छोटे लड़ाकू विमान ने अद्भुत प्रदर्शन किया है। उस लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो ऐसा लड़ाकू विमान जो कि भारत द्वारा निर्मित है और वो क्या है, सबसे छोटा लड़ाकू विमान है, लेकिन उसने तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में क्या है, अद्भुत प्रदर्शन किया है। उस जो लड़ाकू विमान का नाम क्या है? उसका नाम है LCA तेजस। क्या है? LCA तेजस। जो तेजस वायु यान है उसने तरंग शक्ति जो वायु अभ्यास है उसमें
अद्भुत प्रदर्शन करने का काम किया है, ये आपसे पूछ सकते हैं प्रश्न। नेक्स्ट हम देखते हैं नई दिल्ली में आयोजित 78वें संविधान 78वें स्वाधीनता दिवस पर पूरे देश में लगभग 6000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया। उन 6000 विशेष अतिथियों में कौन कौन है? महिलाएं, युवा, आदिवासी, किसान है। उनको नई दिल्ली में जो 78वां स्वतंत्रता दिवस है उस पर आमंत्रित किया गया है। जो 15 अगस्त 2024 का करंट अफेयर है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पेरिस में पैरा ओलंपिक होने वाला है। ओलंपिक खेल तो हो गए हैं, अब पैरा ओलंपिक खेल होंगे। ठीक है, तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? पेरिस में होगा। और कब से कब तक होगा? वो होगा 28 अगस्त से 4 सितंबर 2024 के बीच में पेरिस में होगा पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन। इसमें भारत की ओर से कितने पैरा खिलाड़ी भाग लेंगे? तो भारत की ओर से 84 पैरा खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें से कि 32 महिला है। तो ये याद रखना है कि पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? वह है 84। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे पेरिस ओलंपिक खेल। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक ने भारत ने कितने मेडल जीते हैं? पेरिस ओलंपिक में भारत ने जीते हैं 6 मेडल, जिसमें से एक तो क्या है सिल्वर है और 5 क्या है ब्रॉन्ज है। तो पेरिस ओलंपिक में भारत ने जीते हैं 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से एक तो क्या है सिल्वर है और 5 क्या है ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है कोजियस्को, उस पर चढ़ाई करने वाले भारतीय पर्वतारोही कौन है? वह है राहुल गुप्ता, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोजियस्को पर चढ़ाई करने वाले भारतीय पर्वतारोही है राहुल गुप्ता। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? वो करेगा भारत। तो तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। नेक्स्ट हम देखते हैं इसरो ने अपने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसरो है उन्होंने क्या है अपने श्रीहरिकोटा में क्या है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। उसमें से जो इसरो ने क्या लॉन्च किया है वह है SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV को लॉन्च किया है। SSLV क्या है? SSLV का उपयोग पृथ्वी की निचली कक्षा में कम वजन वाले और नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने में किया जाता है। तो SSLV है उसका उपयोग क्या है? पृथ्वी की जो निचली कक्षा है उसमें कम वजन वाले और नैनो सैटेलाइट को जो प्रक्षेपित करने के लिए यूज़ किया जाता है SSLV का। और इसका जो लॉन्च कहाँ से किया गया है? वो किया गया है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि कहाँ है श्रीहरिकोटा, वहाँ से इसको लॉन्च करके किया गया है। तो इसमें सफलता मिल गई है। हम 16 अगस्त 2024 का जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। उससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024। पेरिस में जो पैरा ओलंपिक खेल होने वाले हैं उसके उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 के जो उद्घाटन समारोह है उसमें भारत की ओर से ध्वजवाहक होंगे वह 2 जने होंगे। पहले तो है सुमित अंतिल और दूसरे है भाग्यश्री जाधव। ठीक है, तो पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 में भारत के ध्वजवाहक होंगे। पहले तो है सुमित अंतिल और दूसरे है भाग्यश्री जाधव। सुमित अंतिल तो किसके खिलाड़ी है? वह है जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के खिलाड़ी है। और जबकि भाग्यश्री जाधव वो किसकी खिलाड़ी है? वो है शॉर्ट पुट का मतलब होता है गोला फेंक। ठीक है, तो भाग्यश्री जाधव किसकी खिलाड़ी है? वो है शॉर्ट पुट या गोला फेंक की खिलाड़ी है। ये दोनों पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एक तो सुमित अंतिल और दूसरे है भाग्यश्री जाधव। नेक्स्ट हम देखते हैं 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की घोषणा हो चुकी है। तो 70वें जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की घोषणा हो चुकी है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? वो दिया गया गुलमोहर फिल्म है उसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। उसमें जो वो किनकी है? वो मनोज वाजपेयी अभिनेता है उनकी है। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है गुलमोहर फिल्म को। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? वो दिया गया है ऋषभ शेट्टी।
ऋषभ शेट्टी, उनकी मूवी कौन सी, कांतारा। कांतारा फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है ऋषभ शेट्टी को। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 2 लोगों को दिया है। पहला तो है नित्या मेनन और दूसरा है मानसी पारेख। नित्या मेनन को अपनी फिल्म थिरुचित्रम्बलम, क्या है, थिरुचित्रम्बलम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, जबकि मानसी पारेख है, उनको अपनी फिल्म कच्छ एक्सप्रेस, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो मलयालम भाषा की एक फिल्म है आटम। आटम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड है, उसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड तो किसे दिया गया है, गुलमोहर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ऋषभ शेट्टी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारेख, ये दोनों है। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड है ऑटम को, ठीक है, मलयालम भाषा की एक फिल्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसरो ने 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:17 पर एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, EOS-08। क्या है, EOS-08 सैटेलाइट लॉन्च किया है कब, 16 अगस्त 2024 को 9:17 पर, ठीक है। तो इसरो ने 16 अगस्त 2024 को 9:17 पर EOS-08 नामक का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो ये EOS-08 तो क्या है, एक सैटेलाइट है, क्या है, एक सैटेलाइट है। और जबकि ये सैटेलाइट किस रॉकेट में लॉन्च किया गया है, तो उस रॉकेट का नाम क्या है, उस रॉकेट का नाम है SSLV-D3, ठीक है। SSLV-D3 तो क्या है, एक रॉकेट है, जबकि EOS-08 क्या है, एक सैटेलाइट है, ठीक है। तो SSLV-D3 तो क्या है, रॉकेट, और EOS-08 है, एक सैटेलाइट है। तो SSLV-D3 इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो SSLV की फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इससे पता चल रहा है कि ये ऐसा व्हीकल है जो कि स्मॉल सैटेलाइट, छोटे आकार के सैटेलाइट को क्या करता है, लॉन्च करने में उपयोग में आता है, वो होता है SSLV। तो SSLV क्या है, छोटे आकार के सैटेलाइट है, उनको लॉन्च करने में काम में आने वाला एक रॉकेट है। जबकि EOS-08 क्या है, तो EOS की फुल फॉर्म क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मतलब अर्थ की जो ऑब्जर्वेशन करने वाला, यानी अर्थ की जो निगरानी करने वाला एक सैटेलाइट है। तो SSLV-D3 क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3। तो यह एक प्रकार का रॉकेट है जिसका उपयोग की छोटे आकार के सैटेलाइट यानी नैनो सैटेलाइट को लॉन्च करने में किया जाता है। और जबकि EOS-08 क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08, यह पृथ्वी की निगरानी करने में और पर्यावरण एवं आपदा संबंधी जानकारी भी देता है। तो EOS-08 क्या है, पर्यावरण तथा आपदा संबंधी जानकारी देता है। और इसको लॉन्च कब किया है इसरो ने, इसको लॉन्च किया है 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:17 पर लॉन्च किया है। किसे, EOS-08 सैटेलाइट को। और इसको लॉन्च करने में किस रॉकेट का प्रयोग किया गया है, वह है SSLV-D3 रॉकेट का प्रयोग किया गया है। 17 अगस्त 2024 का जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उसके बारे में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिमला IFFS, मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिमला IFFS के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिमला के 10वें संस्करण का आयोजन हुआ, जो कब से कब तक हुआ, वो हुआ 16 से 18 अगस्त 2024 को होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिमला के जो 10वां संस्करण है उसका आयोजन होगा 16 से 18 अगस्त 2024 को होगा। और यह कहाँ होगा, शिमला में। शिमला में मेनली कहाँ पे होगा, गेयटी थिएटर शिमला में। कहाँ, गेयटी थिएटर शिमला में होगा इसका आयोजन। उसके अलावा मॉडल सेंट्रल जेल कांडा शिमला में तथा मॉडल सेंट्रल जेल नाहन सिरमौर में, इन जगह पे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिमला के 10वें संस्करण का आयोजन होगा। कब से कब तक, 16 से 18 अगस्त 2024 को होगा। मेनली कहाँ होगा, गेयटी थिएटर शिमला में होगा। और उसके अलावा 2 जेलों में होगा, मॉडल सेंट्रल जेल कांडा शिमला में तथा मॉडल सेंट्रल जेल नाहन सिरमौर में, यहाँ पे भी इसका आयोजन होगा। तो IFFS के
क्या है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिमला, उसमें क्या है 27 देशों और हमारे देश के 20 राज्यों की फिल्में दिखाई जाएगी। तो IFFS में क्या है 27 देशों की फिल्में दिखाई जाएगी और हमारे देश के भी 20 राज्य हैं उनकी फिल्में यहाँ पे दिखाई जाएगी। कहाँ, IFFS शिमला, मतलब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल शिमला में दिखाई जाएगी। तो IFFS ये करने का उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल शिमला करने का उद्देश्य क्या है? पहला तो क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ सिनेमा का प्रदर्शन करना, तो विश्व में कैसा कैसा श्रेष्ठ सिनेमा बन रहा है उसका प्रदर्शन करना। दूसरा क्या है, युवाओं में अच्छे सिनेमा के प्रति रुचि जागृत करना, युवाओं में रुचि जागृत करना कि वो अच्छी सिनेमा देखे। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को मंच प्रदान करना, तो स्वतंत्र रूप से जो फिल्म बनाने वाले निर्माता है उनको मंच प्रदान करना। और भारतीय क्षेत्रीय सिनेमा है ना, उसको क्या देना, बढ़ावा देना। ये सब है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल शिमला के उद्देश्य है ये सब। और इसका आयोजन कब होगा, वो होगा 16 से 18 अगस्त 2024 को गेयटी थिएटर शिमला में होगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल शिमला का आयोजन। आगे हम देखते हैं FIPIC या IORA, जो ये देश है इनके सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति एवं शासन पर उन्नत नेतृत्व का विकास कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ, वो हुआ राष्ट्रीय सुशासन केंद्र नई दिल्ली या NCGG यानी राष्ट्रीय सुशासन केंद्र नई दिल्ली में हुआ आयोजन। वो कब से कब तक हुआ, 5 से 16 अगस्त 2024 को हुआ। तो जो ये देश है ना, उनके सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर उन्नत नेतृत्व करने का जो विकास करना उनमें, तो सिविल सेवक है ना, सार्वजनिक नीति तथा शासन पर वो उन्नत नेतृत्व कर सके, इसका विकास करने के लिए जो कार्यक्रम हुआ वो कहाँ हुआ, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र नई दिल्ली NCGG में हुआ। और ये आयोजन हुआ 5 से 16 अगस्त 2024 को हुआ। इस कार्यक्रम में 11 देशों के 40 सिविल सेवकों ने भाग लिया, 11 देशों के 40 सिविल सेवकों ने भाग लिया था। आगे हम देखते हैं भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के संयुक्त रूप से 15,000 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्र में क्रिटिकल ट्रोमा केयर क्यूब, क्या है, क्रिटिकल ट्रोमा केयर क्यूब का पहली बार पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया। तो भारतीय वायुसेना ने और भारतीय सेना ने, इन दोनों ने मिलकर के 15,000 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्र में क्रिटिकल ट्रोमा केयर क्यूब, इसका पहली बार क्या किया, पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया। ये करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि PM मोदी के मानवीय सहायता एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने हेतु ये आयोजित किया गया है। तो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उनमें सेवा प्रदान करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है IAF ने क्यूब को एयरलिफ्ट करने उठाने और सटीक रूप से पैरा ड्रॉप करने हेतु किस विमान का उपयोग किया था, तो उन्होंने विमान का उपयोग किया था, वो है C-130J सुपर हरक्यूलिस। क्या है, C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान का उपयोग किया था, किसको, क्यूब को एयरलिफ्ट करने यानी उठाने और पैरा ड्रॉप करने मतलब उसको वापस रखने के लिए उपयोग किया है। C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान का उपयोग किया है। अब हम 18 अगस्त 2024 का जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उसको पढ़ते हैं और उससे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर तथा हरियाणा में अभी क्या होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में कितने 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे। तो अब ये देखते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव है उनके बारे में देख लेते हैं। जम्मू में कितने 90 सीटों पर क्या होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव कितने 3 चरणों में होंगे। कब कब होंगे, 18 सितंबर, 25 सितंबर तथा 1 अक्टूबर 2024 को होंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 90 सीटों पर, ठीक है। जबकि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है वो केवल 1 चरण में होंगे और 90 सीटों पर होंगे। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होगा 1 अक्टूबर को और इन सभी का जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, 4 अक्टूबर को आएगा। तो अब हम देखते हैं हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे अभी आने वाले टाइम में। तो हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होंगे 90 सीटों पर केवल 1 चरण में होंगे 1 अक्टूबर को, जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे, 18 सितंबर, 25 सितंबर तथा 1 अक्टूबर, इन 3 चरणों में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं
बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुए छात्र विरोध प्रदर्शन के बाद वहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उन्होंने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो अब क्या है, अब बांग्लादेश में किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, तो वो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जो कि है शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता है। उनके जो नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है और वो क्या है, अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार है। कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, जो कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसके मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। और ये क्या है, शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता भी है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अब हम 19 अगस्त 2024 का जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेपाल के जो विदेश मंत्री है वो कौन है? आरजू राणा देउबा। कौन है? आरजू राणा देउबा। जबकि भारत के विदेश मंत्री है वो है एस जयशंकर। इन दोनों के बीच क्या है, द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें कि क्या है, नेपाल भारत को 1000 मेगावाट की बिजली निर्यात करेगा, इस समझौते पे हस्ताक्षर हुए। ठीक है, तो क्या है, नेपाल भारत को कितने 1000 मेगावाट की बिजली निर्यात करेगी, इस समझौते में हुआ। तो नेपाल के कौन विदेश मंत्री कौन है? आरजू राणा देउबा। इन्होंने भारत की यात्रा की थी। तो आरजू राणा देउबा 22 अगस्त तक क्या है, आधिकारिक भारत की यात्रा पर है। कब तक है? 22 अगस्त तक भारत की यात्रा पे है। नेक्स्ट है कि भारत के 20वें थल सेना अध्यक्ष, जिनका 19 अगस्त 2024 को चेन्नई में निधन हो गया, वो कौन है? वह जनरल सुंदरराजन पद्मनाभ। कौन है? जनरल सुंदरराजन पद्मनाभ। वो क्या है, भारत के 20वें थल सेना अध्यक्ष थे और उनका निधन कब हो गया? 19 अगस्त 2024 को चेन्नई में उनका निधन हो गया है। अब हम 20 अगस्त 2024 के राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मलेशिया की प्रधानमंत्री, जो कि 3 दिवसीय भारत के दौरे पर है, उनका नाम क्या है? वो है दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम। वो क्या है, 3 दिवस के भारत के दौरे पर आए हैं। इस दौरे के दौरान इनकी मुलाकात पीएम मोदी से इनकी क्या हुई? द्विपक्षीय वार्ता हुई। ठीक है, तो इस वार्ता में क्या क्या कहा गया कि भारत के यूपीआई, भारत का जो डिजिटल पेमेंट का जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है? यूपीआई। और जबकि मलेशिया का जो सिस्टम है वो क्या है? पेनेट। तो भारत के यूपीआई तथा मलेशिया के पेनेट को आपस में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, इसके अंतर्गत कहा गया। नेक्स्ट कि मलेशिया की जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी तुंकू अब्दुल रहमान, उसमें आयुर्वेद चेयर स्थापित की जाएगी। तो मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी है तुंकू अब्दुल रहमान, उसमें क्या स्थापित की जाएगी? आयुर्वेद चेयर स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मलेशिया में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मलया यूनिवर्सिटी, उसमें क्या है? तिरुवल्लुर चेयर स्थापित की जाएगी। क्या? तिरुवल्लुर चेयर स्थापित की जाएगी उस यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट हम देखते हैं 19वां भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव, इसका आयोजन कब से कब तक होगा? 20 से 22 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में होगा और इसमें 65 देशों के 1100 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इन 65 देशों में 47 देश तो कौन से? ये अफ्रीका के ही है 47 देश।